दोस्तों अब हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि का अध्ययन न केवल संधि के लिए बल्कि अनुवाद के लिए, अशुद्धि के संशोधन के लिए, गद्यांश और पद्यांश में शब्दों को टुकड़ा करके अर्थ जानने के लिए आदि चीजों के लिए भी संधि का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं संधि पढ़ना। तो संधि जो शब्द होता है दोस्तों, ये शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की ही प्रत्यय करके संधि शब्द बनता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मेल। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल। तो दो वर्णों के मेल्स को संधि कहा जाता है। यहाँ पर किसका मेल हो रहा है? दो वर्णों का, ठीक है। तो संधि इस प्रकार दो वर्ण के मेल को संधि कहा जाता है। संधि के लिए एक शब्द का और प्रयोग होता है जिसे हम संहिता कहते हैं। तो इसके लिए कहा गया वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता। तो वर्णों की अत्यधिक समीपता को भी संहिता या संधि कहते हैं। अतिशयिता यानी अत्यधिक समीपता। अत्यधिक समीपता के लिए इन्होंने परिभाषा दी कि जब दो मात्राओं के बीच में, दो वर्णों के बीच में आधी मात्रा से अधिक का समय न लगता हो उच्चारण में, उसको संहिता कहते हैं। तो जब बिना व्यवधान के उच्चारण किया जाए उसको संहिता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण से समझाया है। सुध्योपास्य एक शब्द है, तो सुधी धन उपास्य, तो ध में लगा हुआ ई और उ, इन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार की मात्रा का कोई व्यवधान नहीं है। ई और उ मिलकर के य बन जाते हैं, तो आधी मात्रा से अधिक का समय यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो सुध्योपास्य इस प्रकार ई और उ बन करके य का हमको उच्चारण करना होता है, तो सुध्योपास्य, ठीक है। तो संहिता क्या है? वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है और दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि संधि कहाँ कहाँ होती है। तो दो वर्णों की समीपता कई स्थानों पर पाई जाती है। शब्द के मध्य में पाई जाती है, दो शब्दों में पाई जाती है, समासिक पदों में पाई जाती है, दो पदों के मध्य में पाई जाती है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है संस्कृत में कि संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो इन्होंने कहा संहितेक पदे नित्यम, एक पद यानी कि एक जो शब्द है उसको अलग अलग नहीं बोल सकते हम। शब्द के मध्य में नित्य रूप से संधि करनी पड़ेगी। नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग के मध्य में निश्चित रूप से हमको संधि कार्य करना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं नित्य समासे, और समास के मध्य में भी हमको निश्चित रूप से संधि कार्य करना पड़ेगा। वाक्य तो सविवक्षाम अपेक्षते, वाक्य बोलते समय तो ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो संधि युक्त शब्द बोलना चाहता है कि संधि से अलग अलग पद को बोलना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रकार शब्द में, समास में और पदों में, धातु और उपसर्ग में, पद में और समास में नित्य रूप से संधि कार्य होता है, और वाक्य में कर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से पदों का उच्चारण करना चाहता है, ठीक है, वाक्य में। अब बात करते हैं संधि के भेदों की। तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। अच संधि, जिसे कि स्वर संधि भी कहा जाता है, अच यानी स्वर। दूसरी होती है हल संधि, जिसे कि व्यंजन संधि भी कहते हैं, हल यानी व्यंजन। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार संधि ही त्रिधा, संधि तीन प्रकार की होती है, इस तरह कहा जाता है। अब देखिए मुख्य रूप से जब हम बड़े ग्रंथों में देखते हैं, अष्टाध्यायी इत्यादि में हम देखते हैं, तो उसके अंतर्गत संधि को 5 प्रकार का माना है। लेकिन अब लघु सिद्धांत कौमुदी से जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर प्रकृति भाव संधि को अच संधि के अंतर्गत कर दिया गया है, विसर्ग संधि को स्वादि संधि में ही मिला दिया गया है। तो स्वादि संधि के अंतर्गत ही विसर्ग संधि को मिला दिया गया है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये 3 ही संधि के भेद रह जाते हैं, ठीक है। प्रकृति भाव अच में हो गया, स्वादि संधि विसर्ग में समाहित हो गई। इस प्रकार संधि के 3 मुख्य भेद हैं, अच, हल और विसर्ग। अब बात करते हैं अच संधि की। जब संधि शब्द हमने देखा था जिसका अर्थ होता है मेल, जब स्वरों में मेल होता है, यानी कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनको अच संधि कहते हैं। अब ये जो अच संधि है दोस्तों, ये दीर्घ, वृद्धि, यण, अयादि, गुण, पररूप और पूर्व रूप, इस प्रकार से 7 प्रकार की होती है, ठीक है। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। आप जो दीर्घ संधि है इसमें एक बात बिल्कुल सोच लीजिए कि जो सूत्र आता है इसका, एक तो सूत्र याद करना है आपको। सिर्फ केवल संधियों के कुछ ही सूत्र आपको याद करने हैं, जिसमें अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र के माध्यम से अक के सवर्ण को दीर्घ होता है, यानी कि अक यानी अ, ई, उ, री, री वर्णों के बाद सवर्ण अच हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो
तो सवर्ण यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण और अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उसको सवर्ण कहा जाता है। इसको हम प्रयत्नों में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। अ या आ के बाद जब कभी भी समान स्वर आ जाए, जो अक होता है उनके आगे, जैसे अ के आगे अ या आ गया, ई के आगे ई या ई आ गई, ऊ के आगे ऊ आ गया, री के आगे री आ गया, री है उसके आगे री आ गया, इनके आगे अपने अपने समान वर्ण आते हैं तो उनको दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो री है ना, री, ये री का कभी भी दीर्घ नहीं होता है। री हमेशा इसी प्रकार रिस्व माना जाता है अथवा प्लुत माना जाता है, ये इसका कोई भी दीर्घ रूप नहीं होता। तो री प्लस री आ जाएगा तो भी री ही होगा, इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि री जो है इसका कोई भी दीर्घ रूप नहीं होता, तो उसके लिए प्रसिद्ध आप उदाहरण देखिए। आप देख सकते हैं जन धन आदेश, तो अ के बाद आ गया तो जनादेश हो गया, आ हो गया, दीर्घ क्या होगा, दीर्घ रूप आ। इसी प्रकार परम धन अर्थ परमार्थ हो गया, अ मिलके आ हो गया। हरि धन ईशः, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर बड़ी ई हरीशः हो गया। लघु धन उत्तरम लघुत्तरम हो गया। चमू धन ऊर्जः चमूर्जः हो गया। होत्री धन ऋकारः होत्रीकार हो गया। देखिए होत्रीकार में री भी है ना, जो इसमें एक और री भी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार तवल री धन ऋकार, तो इसमें तवल ऋकार आएगा। ठीक है, इसके बाद विद्या धन आलय विद्यालय, कवि धन इंद्र कवींद्र, मही धन इंद्र महींद्र, वधु धन उत्साह वधुत्साह, मातृधन ऋणम मातृणम, री धन ऋकारः ऋकार। देखो ऋकार में दीर्घ नहीं हुआ क्योंकि हमने नोट पढ़ा कि री का कोई भी दीर्घ रूप नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि अदेंग गुण, इस सूत्र के द्वारा गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। अदेंग गुण क्या है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, जिसमें कहते हैं कि अ ए ओ को गुण संज्ञा होती है, ये गुण संज्ञक होते हैं। ठीक है, अ ए ओ, अदेंग गुण गुण संज्ञा विधायक सूत्र, यानी कि नाम रखा है इसने गुण संधि का। अब संधि करेगा तो कौन, आद गुण, यानी अदेंग गुण एक ऐसा सूत्र है जो गुण संधि का नाम रखता है, सिर्फ अधिकार करता है, सिर्फ काम कौन करता है मुख्य रूप से, तो आद गुण। ये क्या कहता है, अ या आ के बाद अच आ जाए, अच यानी ई उ री, तो क्या हो जाएगा, ई को ए हो जाएगा। देखो क्या कहा था, ई को ए हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाएगा, री को अल हो जाएगा, री को अर हो जाएगा। देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि ए ओ आ, ये केवल क्या होते हैं, गुण संज्ञा, अ ए और ओ। ई को तो ए हो गया, ऊ को ओ हो गया, ये जो री है इसको और री को, री और री को गुण क्या होता है, अ होता है, सिर्फ क्या होता है, अ। लेकिन री अपने साथ ल को लेकर आता है और री अपने साथ र को लेकर आता है। इसके लिए एक सूत्र है उरण रपरह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सिर्फ क्या करना है, ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अल और री के स्थान पर अर आदेश कर देना है, नियमों में नहीं जाना है। ठीक है, आप तो ये वाली इक्वेशन देख लीजिए, ये याद करनी है आपको गुण संधि के लिए। आइए देखते हैं इसमें गुण संधि के उदाहरण। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो अ के बाद ऊ आया है, तो ऊ को क्या करना था हमें, ओ, तो सूर्योदय हो गया। इसी तरह परह धन उपकार, तो अ के बाद क्या आ गया, ऊ, परोपकार, ओ हो गया। इसी तरह घण धन ईशः गणेश, ई है ना, इसको ए आदेश हो जाएगा। इसी तरह रमाधन ईशः, तो रमेश हो जाएगा, ई को गुण क्या होता है, ए। इसी तरह चंद्रधन उदय, चंद्रोदय हो गया। गंगाधन ऊर्मी, गंगोर्मी हो गया। देखो ऊ को ओ होता है, ई को ए होता है, देख सकते हैं आप, ई को ए हो गया है, ऊ को ओ हो गया है। अब बात करते हैं री की, तो देव धन ऋषि, देवधन ऋषि, तो अ के बाद री आ गया, री के स्थान पर हमको अर लिख लेना है, तो देव अर शी, देव अर शी, इस प्रकार देवर्षि हो गया। अब देखो यहाँ पर महाधन ऋषि, तो महा री ऋषि को भूल जाइए आप, महा अर्षि, महा अर्षि, महर्षि। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब देखिए तव धन ऋकारः तवलकारः हो गया। उत्तम धन ऋणः उत्तमर्णः, अर हो जाता है इसके स्थान पर, री के स्थान पर क्या हो गया, अर, तो उत्तमर्णः, महर्षि, देवर्षि। इसी प्रकार कदा धन ऋकार कदलकार हो गया, कदलकार। ठीक है, इस प्रकार से ये गुण संधि के उदाहरण हो गए। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धिरेचि सूत्र क्या कहता है, आ ए ओ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है।
वृद्धिरादेश सूत्र होता है। देखिए वृद्धिरेचि नहीं, वृद्धिरादेश सूत्र होता है। वृद्धिरेचि सूत्र क्या कहता है कि अ या आ के बाद ए, ओ, आई, औ ये वृद्धि एकादेश होता है। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है वृद्धि एकादेश। एकादेश किसे कहते हैं? यानी कि प्लस के पहले और प्लस के बाद जो स्वर है उन दोनों के स्थान पर कोई एक स्वर हो जाएगा, इसको कहते हैं एकादेश। ठीक है, देखिए अत्र धन एव, तो अत्र का अ, ए का ए, तो अ और ए मिलाकर आई हो गया है। क्या हो गया है? आई। तो अत्रैव, अत्रैव, तो क्या किया हमने? अ और ए इन दोनों के स्थान पर क्या कर दिया है? एकादेश कर दिया है। ठीक है, तो अत्रैव। इसी प्रकार सदा धन एव, सदैव, आ और ए मिलाकर के आई कर दिया है, सदैव। इसी तरह मत धन ऐक्यम को मतैक्यम कर दिया है। प्रधन औषधि, प्रधन औषधि, प्रौषधि कर दिया है। कंठ धन औत्कुंठ्यम, इन्होंने क्या कहा कि आई, औ और आ ये वृद्धि के संज्ञक होते हैं। तो कृष्ण धन औत्कुंठ्यम, औत्कंठ्यम, तो कृष्णौत्कंठ्यम। इस प्रकार से ये वृद्धि संधि के उदाहरण देखे और इसके उदाहरण देखते हैं। अब इन्होंने एक सूत्र, एक और नियम बता दिया कि एध धातु, इण धातु और ऊठ धातु यदि होती है तो ये वृद्धि कार्य किस प्रकार होगा। देखिए उपधन एदते उपैधते हो गया है, उपधन एदते उपैधते, अ या आ के बाद क्या है हमारे पास? ए, तो उपैधते। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर पररूप संधि होनी चाहिए थी, आगे आपको बताएंगे पररूप संधि कैसे होती है, लेकिन ये उसका अपवाद स्वरूप यहाँ पर जब कभी भी एद, इण और ऊठ धातु के आगे उपसर्ग आते हैं, क्या आते हैं? उपसर्ग आते हैं, तो ऐसे में वहां पर पररूप के स्थान पर क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। देखिए आप दिमाग मत लगाइए इन चीजों में, जहां कहीं भी ये तीन धातु आप देखें, एद, एधा, वृद्धो वृद्धि के अर्थ में होती है, इण यानी गति के अर्थ में होती है, ऊठ। ठीक है, तो ये तीनों धातु जब कभी आप उपसर्ग रूप में देखें तो समझ जाइए यहाँ पर वृद्धि कार्य होगा। तो प्र उपसर्ग था, पृष्ठ ऊह, तो पृष्ठोह हो गया यहाँ पर। ठीक है, वृद्धि हो गई, जबकि यहाँ पर गुण संधि होना चाहिए था। ऊ को गुण क्या होता है? ओ, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? औ हो गया, पृष्ठो। इसी प्रकार स्वधन ईर, ईरन, इसको वृद्धि कार्य स्वैरणी और स्वैर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ अपवाद के उदाहरण है, लेकिन आप तो इनको वैसे याद कीजिए। जब कभी भी आप आगे उपसर्ग देखें तो ऐसी स्थिति में ये तीन धातुओं के साथ आपको वृद्धि करनी है। इसके अतिरिक्त प्रडुडो डोड येश यशु इस प्रकार से एक सूत्र आता है, उसको आप छोड़िए। आपको क्या करना है? प्र उपसर्ग के बाद जब कभी भी ऊह, ऊढ़, एश और एश ये चारों चीजें आ जाए तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाएंगे। देखिए देखिए, प्र के बाद ऊह हो गया तो प्रौह हो गया, प्र के बाद ऊढ़ हो गया तो प्रौढ़ी हो गया, प्र के बाद एशा हो गया तो प्रैश हो गया, फिर प्रैश्य हो गया। इसी प्रकार प्र उपसर्ग पूर्वक वत्सर, कंबल, वसन, ऋण, दशन ये जो शब्द आते हैं तब वृद्धि संधि हो जाती है। आ भी तो वृद्धि है, आ भी क्या है? वृद्धि। तो प्रवत्सर, प्रारणम, वत्सारणम, कंबलारणम, दशनारणम। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से इसके उदाहरण हमने देखे। तो प्र और उप, इसमें ऋकार आदि धातु जब होती है तो क्या हो जाता है? उपार्च्छति, ऋकार आदि धातु से उपार्च्छति, प्रार्थति इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो ये कुछ अपवाद नियम होते हैं संस्कृत के अंतर्गत, तो ये तीनों नियम आप याद रखेंगे। एक तो एद, इण और उठ, जब कभी भी आप देखें ये वाली धातुएं और इनके आगे उपसर्ग देखें तो आपको वृद्धि करना है। दूसरी चीज, प्र उपसर्ग पूर्वक ऊह, ऊढ़, एश और एश ये चारों चीजें देखें तब भी आपको वृद्धि करनी है। और प्र उपसर्ग पूर्वक जब कभी भी आप वत्सर, कमल, वसन, ऋण आदि शब्द देखें, उन वसन आदि शब्द देखें, इसका ऋण शब्द के साथ क्या हो जाता है? संधि कार्य हो जाता है, प्रारणम। ठीक है, वत्सारणम, कंबलारणम इस प्रकार, दशनारणम इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। अब अध्ययन करते हैं पररूप संधि का। पररूप संधि जिसका अभी हम अध्ययन कर रहे थे, बीच में आई थी, अब देखते हैं इसको। आ और आ के बाद उपसर्ग आ जाए प्लस ए, ओ आदि धातु के रहने पर पूर्व व पर के स्थान पर पर रूप आदेश हो जाता है। देखो सबसे पहले तो इन दोनों शब्दों को हम समझते हैं, ये पूर्व और पर क्या होता है। प्लस के पहले जो होता है उसको हम पूर्व कहते हैं, प्लस के बाद जो होता है इसको हम पर कहते हैं। और संधि कौन सी है हमारी? पर। पर रूप आदेश हो जाए, पर रूप यानी बाद वाला जैसा ही आदेश हो जाए। देखो कैसे, उपधन औषधि, तो यहाँ पर
जो प है इसमें अकार है, लेकिन हमको क्या कहा है कि पररूप आदेश कर दो, कब? जब आगे कोई उपसर्ग हो, अ या अवर्णांत कोई उपसर्ग हो। उप क्या है? अवर्णांत उपसर्ग है। इसके बाद हमारे पास ए और ओ में से कोई ना कोई होना चाहिए, तो ओ है हमारे पास। तो अब उपोषति में हम यहाँ पर और कोई संधि ना करके उपोषति हमको ये करना पड़ेगा, इसको पररूप संधि कहते हैं। इसी प्रकार उपसर्ग युक्त ए से शुरू होने वाली धातु है एलयति, तो उपेलयति बाद वाला रूप हो जाएगा। बाद वाला रूप क्या है? ए से प्रारंभ होने वाला, तो प में अपने आप ए जुड़ करके उपेलयति बन जाएगा। इसी प्रकार अवर्णांत उपसर्ग यानी कि वकार में स्थित जो अ है, ये अवर्णांत उपसर्ग है। इसके बाद ए से शुरू होने वाली एति धातु है, तो अवैति हो जाएगा। ठीक है, अवेति हो जाएगा और इस प्रकार से। और अब प्र उपसर्ग पूर्वक एजते से प्रेजते बन जाएगा। प्रधन एशयति से प्रेषयति बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पररूप संधि है इसमें कई वृद्धि के उदाहरण भी हैं, वृद्धि के अपवाद भी हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ी है पररूप संधि। ठीक है, आपको इसके विशेष उदाहरणों की तरफ नहीं जाना है, कुछ यही उदाहरण है जो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं यण संधि का, जो कि है इको यणची। इक को यण आदेश हो जाता है। इक क्या है और यण क्या है, ये आप देखिए। हम इसको साधारण रूप में ये भी कह सकते हैं कि ई उ री री के बाद जब कभी भी कोई असमान स्वर आए, तीनों के बाद ई उ री और री, इन 4 वर्णों के बाद जब कभी भी कोई असमान स्वर आता है तो यण आदेश हो जाता है। कैसे? इक को यण कैसे होगा? इक कहते हैं ई उ रील री, प्रत्याहारों में देखते हैं ना हम ई उ ई रील री, तो इक हो गया। ठीक है, रील री क हम देखते हैं ना, तो इक। इसके स्थान पर यण वाला प्रत्याहार का आदेश हो जाए। ई को य हो जाए, उ को व हो जाए, री को र हो जाए, री को ल हो जाए। इसको हम इक को यण आदेश होना कहते हैं। तो इस प्रकार यण संधि कब होती है? जब कभी भी इक को यण आदेश होता है वहां पर यण संधि होती है। इक में ई उ रील री आते हैं, जबकि यण में य व र ल आते हैं। अब देखते हैं ई के उदाहरण। ई यदि धन अपि, तो ई के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर हो गया ना। जब कभी भी असमान स्वर आएंगे तो यद्यपि, इसी प्रकार इति धन एव असमान स्वर है। ई उ रील री के बाद असमान स्वर होने चाहिए, तो इति धन एव इत्ययम इत्येव। मति धन आ मत्या, प्रति धन एक प्रत्येक, इति धन अत्र इत्यत्र, यदि धन एव यद्येव, प्रति धन आगतः प्रत्यागतः, इति उक्त्वा इत्युक्त्वा, नि धन ऊनः न्यूनः, सुधि धन उपास्यः सुध्योपास्य। इसी प्रकार व के यदि उदाहरण देखें तो प्रसिद्ध उदाहरण है सुधन आगतम स्वागतम। सुधन आगतम स्वागतम, असमान स्वर है, ऊ के आगे आ गया। इसी प्रकार खलुधन एतत् खलवेतत्, ए के स्थान पर व हो गया है, देखिए खलवेतत्। गुरुधन आज्ञा गुरुवाज्ञा, आ के स्थान पर व आदेश हो गया है। ठीक है, गुरुवाज्ञा। ऊ के स्थान पर वधुधन ओ वध्वौ, तो ऊ के स्थान पर व आदेश हो गया है वध्वौ। मधुधन अरि मध्वरी, भूधन आदि वादी। अनुधन आदेशः अन्वादेशः, ये अन्वादेशः पूछा गया है कई बार, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अन्वादेश। वधुधन आगमन वध्वागमन। इस प्रकार वकार के उदाहरण देखिए। अब देखते हैं यण संधि में री के उदाहरण। पितृधन इच्छा पितृइच्छा, तो री ऋषि के स्थान पर र हो गया है। हमने देखा था ई उ रील री के स्थान पर, री के स्थान पर र हो जाता है, तो यहाँ पर री ऋषि स्वर था, उसके स्थान पर र आदेश हो गया है पितृइच्छा। इसी प्रकार पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा हो गया है। ये ध्यान रखना, री ऋषि स्वर है और जबकि र रस्सी वाला व्यंजन है, याद है ना आपको, तो री के स्थान पर र आदेश हुआ है, तो पितृधन आज्ञा के स्थान पर पित्राज्ञा हो गया है। भर्तृधन आ भर्ता, पितृधन अंश पितृंश, मातृधन आ मात्राज्ञा, धातृधंश अंश धात्रंश। इस प्रकार से री को ल आदेश हो गया है। रीधन आकृति लाकृति, रीधन आकारः लाकारः। अब पढ़ते हैं हम दोस्तों अयादि संधि। अयादि संधि में हमको क्या करना है? एचो अयवा यावह, ये इसका सूत्र होता है। ये कहते हैं कि एच को आगे स्वर होने पर अयादि आदेश हो जाता है। एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ आई औ। इनको क्रमशः ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय, औ को आव आदेश हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एच को अयादि आदेश हो जाते हैं। ने धन अनम, तो देखिए ए के आगे क्या है? स्वर है। जब कभी भी ए और ओ के आगे कोई भी स्वर आते हैं तो उसको क्या आदेश होता है?
अयादि संधि का। ने धन अ को नयनम, मुने धन ए मुनये, हरे धन ए हरये, ठीक है। कवे धन ए कवये, ए के स्थान पर अय आदेश होता है, अय। तो देखिए कवे, ए के स्थान पर अय आदेश हो गया, कवय ए कवये, इस प्रकार से। मते धन ए मतये, शे धन अनम शयनम, चे धन अनम चयनम, जे धन अ जयः, ठीक है। ये हो गया। एक बार इसको फिर से समझते हैं। जैसे मते, म त आधा, ए के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अय, म त में अ मिला, म त य, फिर य के उसमें ए की मात्रा लग गई, मत ये, ऐसे बन गया, ठीक है। ओ के उदाहरण देखते हैं। पोधन अनः पवनः, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बार बार पूछा जाता है। इसी तरह प्रसिद्ध उदाहरण पोधन इत्रः पवित्रः पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरह विष्णोधन ए विष्णवे पूछा जाता है। भोधन अति भवति, गोधन यम गव्यम, गुरोधन अ गुरवः, इस प्रकार से। ए को आयादेश देख लीजिए। गई धन अका गायकः, परिचय धन अका परिचायकः, दई धन अका दायकः, नई धन अका नायकः। औ को आवादेश देख लीजिए। तौ धन ईश्वरो तावीश्वरो, वत्सौ एधते वत्सावेधते, पौ धन अकः पावकः, एतौ उत्तमौ, तो एतावुत्तमौ। नौ धन इका नाविका, वृक्षो धन इह वृक्षा विह, इस प्रकार से। अब इसके अंतर्गत एक उदाहरण और देखते हैं। ये जो गव्यम शब्द बना था, ये कैसे बना है। वान्तोई प्रत्येक सूत्र होता है। ये क्या कहता है कि यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय परे रहने पर ओ को अव और औ को आव आदेश होता है। देखो कैसे। भोधन यम, यम यकार का य है, तो भाव्यम, आव आदेश हो गया है ओ को औ को, ठीक है, भाव्यम, ठीक है। इसी प्रकार शंकोधन यम शंकव्यम, गौधन यम गव्यम, इस प्रकार से आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है एंगः पदांता दति। एंगः पदांता दति, ये कहता है कि पदांत ए ओ को ऋस्व आकार हो जाता है। हरे धन अव हरेव। पदांत ए, पद के अंत में होने वाला जो ए है, उसको ए और ओ, उसके बाद यदि ऋस्व आकार है तो अ के स्थान पर अवग्रह आदेश हो जाता है। देखो हरे, हरे में ये ए आ गया, ए को अब अव आदेश, अव है आगे, तो अव में ऋस्व आकार को क्या आदेश करना है हमें, अवग्रह का आदेश होता है। संस्कृत में ये जो एस जैसा निशान आपको दिखाई देता है ना दोस्तों, इसको हम अवग्रह कहते हैं। ये जो निशान है इसको हम अवग्रह कहते हैं। ये निशान जो है, तो जब कभी भी ए और ओ के बाद ऋस्व आकार आ जाए, जैसे कि यहाँ पर ये आ गया है, तो अ लिखने के स्थान पर क्या लिख देते हैं, एस जैसी आकृति, जिसे अवग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार ग्रामे धन अस्मिन, तो ए के बाद अ आ गया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ग्रामेस्मिन। ते धन अश्वाह, तो तेश्वाह, इस प्रकार से। विष्णु धन अवा, विष्णु आ जो ऋस्व आ है उसके स्थान पर ये अवग्रह आदेश हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो स्वर संधि है, इसका विस्तृत जानकारी में हमने पूरा एक रिवीजन किया है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में संधि के। तब तक के लिए धन्यवाद।